बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा हो चुकी है। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाएंगे। कपाट खुलने का दिन तय होते ही मंदिर समिति और प्रशासन ने यात्रा व्यवस्थाओं को सरल और सुगम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए टोकन व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिससे 1 घंटे में करीब 1200 लोगों को दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया है। हमको सूचना मिल रही है, जानकारी प्राप्त हो रही है कि इस वर्ष भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटक हमारे प्रदेश में आएंगे। तो उस समय जब भारी भीड़ धामों में रहेगी, उस समय हमारे समक्ष क्या चुनौतियां होंगी, उन चुनौतियों का हम निरंतर आकलन कर रहे हैं। पिछली बार की यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचे थे। इस बार भी यात्रियों की भीड़ अधिक होने से व्यवस्थाएं चरमरा न जाए, इसके लिए पहले से ही व्यापक तैयारियां की जा रही है। खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वैष्णो देवी की यात्रा करने वालों को अब भोजन और प्रसाद की विशेष सुविधा यहां मिलेगी। यहां की यात्रा करने वालों के लिए 2 खास सुविधाएं शुरू की गई हैं। यहां तृप्ति भोजनालय में श्रद्धालुओं को भोजन की खास सुविधा मिलेगी। भवन परिसर में दुर्गा भवन इमारत की छत पर शाइन बोर्ड ने अत्याधुनिक तृप्ति भोजनालय का निर्माण किया है, जिसमें एक समय में एक साथ करीब 150 श्रद्धालु भोजन कर सकेंगे। तृप्ति भोजनालय में श्रद्धालुओं के लिए उत्तर भारतीय भोजन के साथ ही साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाय, कॉफी, दूध के साथ ही सैंडविच भी उपलब्ध होंगे। शुद्ध जल के लिए भोजनालय में आरओ युक्त वाटर एटीएम भी लगाया गया है। इसके अलावा भवन परिसर में प्रसाद केंद्र की भी शुरुआत हुई है, जहां श्रद्धालुओं को मां वैष्णो देवी का प्रसाद पैक उपलब्ध होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दोनों ही सेवाओं का सोमवार को उद्घाटन किया। घाटी की आबो हवा के बदलने के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों से सेना को हटाने पर विचार किया जा रहा है। यानी धारा 370 हटाए जाने के करीब 3.5 साल बाद कश्मीर से सेना की वापसी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट्स की तैनाती में कमी चरणबद्ध तरीके से की जा सकती है। जानकारी मानते हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की गतिविधियों पर काफी कमी आ रही है और उसमें तेजी से गिरावट आ रही है, इस वजह से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर नजर रखने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स और राज्य की पुलिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में पिछले कुछ महीनों में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, जिसमें जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार और आतंकी घटनाओं में कमी को देखते हुए इस संबंध में सलाह मशविरा किया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर से राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट्स की कमी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। विनाशकारी भूकंप की त्रासदी का सामना कर रहे तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव अभियान का हिस्सा बने एनडीआरएफ जवान, सेना की मेडिकल टीम और वायुसेना की टीम से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। इस मौके पर पीएम मोदी ने इन जवानों की हौसला अफजाई करते हुए इनके काम की तारीफ की। यहां तक कि पीएम ने तुर्की से इन जवानों के साथ लौटे डॉग स्क्वाड के सदस्यों के काम की भी सराहना की। तुर्की में भूकंप के बाद आप सभी जितनी जल्दी वहां पहुंचे, इसने पूरे विश्व का ध्यान आपकी ओर खींचा है और मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आपको बता दें कि तुर्की और सीरिया में भूकंप आने के तुरंत बाद भारत ने सबसे पहले मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, जिसके लिए भारत में तुर्की राजदूत फिरात सुनेल ने भारत सरकार और हिंदुस्तानियों का शुक्रिया अदा किया था। ये इंसान के साथ एक पक्षी की दोस्ती की तस्वीरें हैं। इंसान ने इस पक्षी के साथ दरिया दिली दिखाई तो ये पक्षी उसी का होकर रह गया। यूपी के अमेठी के रहने वाले आरिफ ने इस सारस को घायल हालत में देखकर इसकी मदद की, जिसके बाद से ये सारस अब आरिफ के साथ ही रहने लगा। मनका गांव के रहने वाले आरिफ ने पिछले साल यानी 2022 के अगस्त महीने में इस सारस को जिंदगी और मौत के बीच झूलता देखा। आरिफ ने इसकी जान बचाकर दरिया दिली दिखाई। इसके चलते सारस के मन में आरिफ के प्रति ऐसा प्रेम उमड़ा कि उस वक्त से ये आरिफ के परिवार में एक सदस्य की तरह रहने लगा। आरिफ के घर पर रहने के दौरान ये सारस साथ ही रहता है, तो आरिफ के कहीं आने जाने के दौरान भी साए की तरह उनके पीछे लगा रहता है। आरिफ या आरिफ के परिवार ने सारस को बंधनों में नहीं जकड़ रखा है, बल्कि पूरी तरह आजाद छोड़ रखा है।
बावजूद इसके ये कभी उड़कर कहीं भी चला जाता है तो दिन ढलने के पहले आरिफ के घर लौट आता है। आरिफ के साथ ही पूरा परिवार भी सारस को प्यार करने के साथ इसका पूरा ध्यान रखता है। ये वो शिक्षा का मंदिर है जहां झुग्गियों और स्लम इलाकों में रहने वाले बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। केवल कृष्ण नाम के ये वो टीचर हैं जिन्होंने अपना घर बसाने के बदले झुग्गियों के बच्चों का भविष्य संवारने का बीड़ा अपने सिर उठा लिया। पंजाब के बठिंडा में केवल कृष्ण पिछले 10 साल से जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। एक संस्था बनाकर दानी लोगों की मदद से केवल कृष्ण ने बच्चों को पढ़ाने के लिए 6 सेंटर बनाए हैं। उन सेंटर्स में ये 400 बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हैं, जिसमें से एक सेंटर फुटपाथ पर भी है। अपने साथियों की मदद से केवल कृष्ण 50 बच्चों के लिए हॉस्टल भी तैयार करवा रहे हैं, जिसमें बच्चों के रहने खाने से लेकर हर तरह की सुविधा होगी। इस नेक काम में केवल कृष्ण को सरकारी मदद तो नहीं मिली, लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री की तरफ से स्टेट अवार्ड इन्हें जरूर मिला। तमाम दुश्वारियों के बाद भी केवल कृष्ण अपने मिशन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। केरल के त्रिशूर में एक बेटी ने अपने पिता के लिए जान की बाजी लगा दी। 17 साल की देवानंदा ने अपने बीमार पिता को अपने लीवर का हिस्सा डोनेट किया है। 17 साल की देवानंदा के लिए ये आसान नहीं था, क्योंकि 18 साल से कम की उम्र में ऑर्गन डोनेट नहीं किया जा सकता। लेकिन देवानंदा ने अपने पिता के खातिर ऑर्गन डोनेट करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद देवानंदा ने अपने पिता को लीवर डोनेट किया। कोर्ट ने देवानंदा के फैसले की सराहना की और देवानंदा की अविश्वसनीय लड़ाई आखिरकार सफल हुई। 9 फरवरी को अलुवा के राजगिरी अस्पताल में देवानंदा के पिता प्रतीश का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया था, जिसके बाद अब उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। पिता का जीवन बचाने के लिए देवानंदा के इस हिम्मत और हौसले की हर तरफ तारीफ हो रही है। 17 साल की उम्र में देवानंदा देश की सबसे कम उम्र की अंगदाता बन गई हैं।